Hello everyone, good morning. I'm Mamta Sharma. Welcome back to the class. Hopefully you all are doing great. जैसा कि आप लोगों को पता है फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है और लोगों का मन भटकना भी शुरू हो गया है, लेकिन जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं उन लोगों से मेरी यही एक गुजारिश है कि कृपया अपनी तैयारी में लगे ही रहें। अगर आप लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है, फेस्टिव सीजन है, मन करता है करने का। फेस्टिव सीजन मीन्स फेस्टिव मतलब जो त्यौहार हमारे चल रहे हैं वो आते रहेंगे, हर साल त्यौहार आएगा, लेकिन एक टाइम के बाद आपकी जो प्रिपरेशन है, जो आपने अभी तक अपनी पूरी प्रिपरेशन की हुई है, उसको बीच में आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो उसको ब्रेक ना करते हुए अपनी तैयारी में लगातार लगे रहिए, ठीक है। चलिए, वेलकम बैक टू द क्लास। टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट सेक्शन 69 एंड सेक्शन 69A। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा जो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया उसमें मैं, जैसा कि आपको पता ही है कि हम पढ़ा रहे हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के चलते तहत मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा चुकी हूँ राइट्स ऑफ मॉर्गेजर, है ना। तो राइट्स ऑफ मॉर्गेजी मैंने स्टार्ट किया अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिसको मैंने आपको कल कराया था, और आज भी उसी के कंटिन्यू में लेके आई हूँ सेक्शन 69 और 69A से, क्योंकि कल मैंने जो आपको कराया था, थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को रिमाइंड हो और आपने अगर मेरा लेक्चर देखा हो तो आपने ये चीज़ तो पढ़ी होगी कि वहाँ मैंने आप लोगों को कराया था सेक्शन 67 और सेक्शन 67A। क्या था वो? राइट्स ऑफ मॉर्गेजी। राइट्स ऑफ मॉर्गेजी की होते हुए मैंने आपको वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया था कि इसको आप नोट डाउन करिएगा, और कहा था राइट्स ऑफ मॉर्गेजी जस्ट बिकॉज जो हम वहाँ पे बात करें क्या इंपॉर्टेंट राइट्स था वहाँ पे, वो राइट्स था हमारा क्या, राइट्स ऑफ फोरक्लोजर। मीन्स जो प्रॉपर्टी मॉर्गेजर की मॉर्गेजी के पास रखी हुई है, और मॉर्गेजी और मॉर्गेजर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो डीड बनी थी, मॉर्गेज डीड बनी थी, उसके होते हुए उसमें ड्यू डेट के पास हो जाने के बाद, यानी कि ड्यू डेट के निकल जाने के बाद उस मनी को जो मॉर्गेजर को मॉर्गेजी को वापस करना था वो नहीं करा, तो अब उसके क्या राइट्स होंगे, यानी कि किसके, मॉर्गेजी के क्या राइट्स होंगे कि वो क्या कर सकता है। फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि वो क्या कर सकता है, वो उस प्रॉपर्टी को फोरक्लोज कर सकता है। तो मैंने उसमें कंडीशन बताई थी किस किस कंडीशन में फोरक्लोज कर सकता है और किस कंडीशन में सेल कर सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल करने का। मीन्स कि सेक्शन 69 और सेक्शन 69A कहता है अगर मॉर्गेजर मॉर्गेजी की मनी को रिटर्न नहीं करता है, प्रॉपर्टी अपनी जो उसकी मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसको रिडीम नहीं कराता है, तो मॉर्गेजी के क्या राइट्स होंगे। तो मॉर्गेजी का फर्स्ट राइट हमने पढ़ लिया, क्या वो पढ़ा था हमने, फोरक्लोजर का राइट। और जो आज हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम सेल, यानी कि अगर मॉर्गेजर को लगता है कि वो प्रॉपर्टी को अपना रिडीम नहीं करा रहा है, कौन, मॉर्गेजर रिडीम नहीं करा रहा है, तो वो उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, सेल भी कर सकता है। लेकिन किन कंडीशंस में कर सकता है, जब उसका अगर राइट अगर बना है, अगर उसको सेल का राइट उसे मिला है, तो वो राइट किस कंडीशन में कर सकता है, तो वही बात करता है सेक्शन 69 और सेक्शन 69। सेक्शन 69 कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपनी बेरिक में अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। सेक्शन 69A कहता है, सेक्शन 69 कहता है पावर ऑफ सेल व्हेन वैलिड, यानी कि पावर ऑफ सेल जब उसको दी गई है, किसको, मॉर्गेजी को पावर ऑफ सेल दी गई है, तो वो पावर ऑफ सेल के कब वैलिड होगा, यानी कि कब वो विधि पूर्वक उसको सेल कर सकता है। तो वही बात की गई है सेक्शन 69 में। देखिए इसमें दिए हुए हैं 5 कंडीशन इसमें दी हुई है, यानी कि 5 सब सेक्शन में ये डिवाइड किया हुआ है। इस सेक्शन को काफ़ी लेंथी सा दिया हुआ है, अगर आप बेयर उठा के देखोगे पूरे एक पेज पे आपको ये सेक्शन मिल जाएगा, लेकिन उसको पढ़ना है, समझना है, इंटरप्रिटेट करना है, तो उसके लिए आप लोग मेरे से वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या मैंने जैसा आपको बताया कि पावर ऑफ सेल व्हेन वैलिड, तो फर्स्ट इन्होंने जो इसका पॉइंट बताया, मीन्स फर्स्ट सब सेक्शन इन्होंने बताया कि विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, व्हाट डू मीन बाय दैट, बिना कोर्ट के भी क्या कोई चीज़ वैलिड हो सकती है? यस, हो सकती है। कैसे हो सकती है? चलिए देखिए, अगर उन के बीच में, अगर मैंने जैसे हमेशा एक एग्जाम्पल आपको देती आ रही हूँ, इस चैप्टर के लिए जो एग्जाम्पल दे रही हूँ, ए हमारे जनाब कौन है, मॉर्गेजर, ये एक मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, ये बी है जो कि है हमारे मॉर्गेजी, ठीक है। ये ए है मॉर्गेजर, ये बी है मॉर्गेजी, और ये प्रॉपर्टी है, और ये इन्होंने 10 लाख रुपीज़, इन्होंने 10 लाख रुपीज़, ये है हमारी क्या, मॉर्गेज मनी। इनको पैसों की जरूरत थी, इनके पास प्रॉपर्टी थी, इनके पास पैसा था, इन्होंने
ए ने यानी कि मॉर्गेजर ने कहा आप मेरी प्रॉपर्टी को अपने पास मॉर्गेज रख लीजिए और मुझे 10 लाख रुपए इसके लिए दे दीजिए। क्या कहा? प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख लीजिए और 10 लाख रुपए आप मुझे दे दीजिए। बी रेडी हो गए। इन लोगों के बीच में बनी एक डीड। क्या बनी? एक डीड बनी। कौन सी डीड? मॉर्गेज डीड बनी। मॉर्गेज डीड जब इसके अंदर बनी तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको, जैसे आज डेट है 1 नवंबर, तो इन्होंने कहा आज इनके बीच में एक वो हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट डीड बनी और कहा कि 1 नवंबर को मैं ये अपना मनी, अपनी जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास मॉर्गेज रख रहा हूँ और प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखने के साथ आप मुझे जो 10 लाख रुपीज़ दे रहे हो, जो 10 लाख रुपीज़ दे रहे हो, मैं आने वाले 15 नवंबर को, यानी कब? 15 नवंबर को मैं इस कैश को वापस करूंगा और अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले लूंगा। यानी कि जो डेट डिसाइड हुई वो कितनी हुई? 15 नवंबर। यानी कि 15 दिन के लिए इसने इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया और वो प्रॉपर्टी के बदले इन्होंने पैसा ले लिया। अब क्या होता है, मान लीजिए 15 नवंबर निकल जाती है, यानी कि यहाँ पे डेट बनी थी 15 नवंबर के लिए। अब मान लीजिए वो टाइम जो था 15 नवंबर वो निकल जाता है और आज थोड़ा सा फ्यूचर में चलते हैं, ठीक है, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट सबने देखा हुआ है, फ्यूचर नहीं देखा हुआ। आज मैं आपको फ्यूचर भी दिखा देती हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आज है 17 नवंबर, आज है 17 नवंबर 2021, 17 नवंबर 2021 है और यहाँ पे ये जो ए है, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को छुड़ाने के लिए, कोई भी रिडीम कराने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया और जो इनका जो 10 लाख रुपए इन्होंने लिया था वो भी इनको पे नहीं किया, ठीक है। ए ने, क्योंकि आज हो गई 17 नवंबर, क्योंकि फ्यूचर की बात करें, आज हो गई 17 नवंबर और 17 नवंबर को इन्होंने अपना पैसा इनको पैसा वापस नहीं किया। अब इनके पास क्या राइट्स होंगे? फर्स्ट राइट होंगे जो हमने कल पढ़ा था 67 और 67A के बिहाफ में हमने पढ़ा था। क्या उसके पास राइट्स है कि वो जाए तो प्रॉपर्टी को जब्त करा ले, मीन्स फोरक्लोज करा ले, उसको क्या करा ले? जब्त करा ले, या उसको चाहे तो कोर्ट के थ्रू चाहे उनके थ्रू। अब मान लीजिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और पीछे आई है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर करूँ। जब इन्होंने 1 नवंबर को ये डीड बनाई थी, इस डीड में इन्होंने मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्होंने लिखा कि अगर 15 नवंबर को आपने मेरी प्रॉपर्टी नहीं दी तो ये प्रॉपर्टी मैं सेल करके अपना पैसा चुकता करवा लूंगा। क्या कहा? सेल कर दूंगा और सेल करने के बाद अपना पैसा जो मेरे 10 लाख रुपए लिए वो मैं चुकता करा लूंगा। इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डीड बन गई, इन्होंने फाइनलाइज कर दिया, ठीक है। 17 नवंबर आया, इन्होंने पैसा अभी तक पे नहीं किया, जबकि 15 नवंबर को ये डेट हमारी निकल चुकी थी। 17 नवंबर आया, इन्होंने पैसा पे नहीं किया, तो अब क्या होगा? तो यही बात कहते हैं कि विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के इंटरवेंशन, यानी कि कोर्ट के अंदर जाए बिना ही ये प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69 सब क्लॉज 1। ओके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69 सब क्लॉज 1 ये कह सकते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी को, कौन सी प्रॉपर्टी को? जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, इसको सेल कर दीजिए। सेल कर देंगे तो क्या होगा? कोर्ट में जाके जो मॉर्गेजर है वो किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज इन लोगों के बीच में क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्या? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ओके, लिखित में है, डीड बनी हुई है, सब कुछ है, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है? अब इन्होंने अब सबसेक्शन 1 के भी अंदर इन्होंने पॉइंट्स डाले और क्या क्लियर किया? सेक्शन 69 में इन्होंने क्लियर किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना है वो सिर्फ और सिर्फ ये काम करेगा किस पर? इंग्लिश मॉर्गेज पर। किस पे करेगा? इंग्लिश मॉर्गेज पर। मॉर्गेज हमने पढ़े, 5 काइंड्स हमने पढ़े मॉर्गेज के, क्योंकि हमने 58 पढ़ा, सेक्शन 58 में हमने 6 काइंड्स पढ़ते, 6 में से 5 काइंड्स है जहाँ पे इन्होंने क्या डिफाइन किया हुआ था? मॉर्गेज, यानी कि अलग अलग काइंड्स के मॉर्गेज उन्होंने बताए थे, मॉर्गेज के टाइप्स इन्होंने बता रखे थे। तो उस मॉर्गेज में 58E के अंदर कहते हैं इंग्लिश मॉर्गेज है, 58E फॉर इंग्लिश, यानी कि ई के अंदर हमने बताया ये जो एप्लीकेबल होगा ना, ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट आपने जो बना रखा है, ये जो एप्लीकेबल होगा सिर्फ इंग्लिश मॉर्गेज पे ही एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा। नोट डाउन करेगा, फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश मॉर्गेज के ऊपर ये अप्लाई होगा, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में लिखना क्यों भूल गई? चलिए मैं बताती हूँ आपको। सबसेक्शन 2 इन्होंने बोला
जहां की बंधकदार को बंधक विलेख द्वारा अभिव्यक्त रूप से शक्ति प्रदत्त की गई कि वह न्यायालय के मध्य क्षेप के बिना विक्रय कर। अच्छा सेक्शन इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस किया, यहाँ पे जो बात की गई है वो बात की गई है जो मैंने आपको यहाँ समझाई है, क्यों जी, कि अगर इंग्लिश मॉर्गेज की बात है तो वो क्या कर सकता है, तो वो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। मींस अगर वो इंग्लिश मॉर्गेज है और इन लोगों के बीच में ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, कोई डीड बनी हुई है, तो वो कोर्ट पे जाए बिना इस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब इन्होंने कहा, देखिए मैं इस सेक्शन को डिफाइन कर रही हूँ तो आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन 69, मेरे अकॉर्डिंगली इस सेक्शन को क्या होना चाहिए था, इस सेक्शन को थोड़ा सा अमेंडमेंट की जरूरत है। क्यों अमेंडमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये बना हुआ है एक्ट कब का है, ये 1882 का, ठीक है, 1882 का ये एक्ट है, ठीक है। और जब हम इंग्लिश मॉर्गेज वाली बात पढ़ते हैं ना, तो इन्होंने बताया ये एक्ट लागू होगा, किन पे लागू होगा, तो इन्होंने पहली एक्सेप्शन बता दी, फर्स्ट एक्सेप्शन इन्होंने बता दिया कि ये हिंदू पे लागू नहीं होगा, हिंदू पे लागू नहीं होगा। इंडिया में फॉलो करा रहे हो, जो हमारा मेजर मेजोरिटी जो है वो किसकी है, हिंदू की है। अगर आप हिंदू पे लागू नहीं करा रहे तो किस पे करा रहे हो, फिर उन्होंने बोला मुस्लिम पे लागू नहीं होगा, चलिए मुस्लिम को हटा दिया। फिर उन्होंने बोला आप ये बुद्धिस्ट में लागू नहीं होगा, ये बुद्धिस्ट पे भी लागू नहीं हो रहा, तो ये लागू किस पे होगा, इनके अलावा सब पे लागू होगा। अगर ये इनके अलावा सब पे लागू तो मेजर जो क्वांटिटी है, मेजर जो मेजॉरिटी है उन पे ऊपर ये लागू नहीं हो रहा है, तो ये किन पे लागू हो रहा है। अब बच्चे कौन से, पारसी है जैसे, और अदर्स जो है जो हमारे इनके अलावा जो है उन पे लागू होगा, लेकिन उनकी तो मेजॉरिटी इतनी कम है, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल कैसे हो सकता है। तो इस सेक्शन की थोड़ी सी वैल्यू यहाँ पे कम हो जाती है। हम अगर इस वाले पॉइंट पे देखते हैं तो इस पे हमारे दिमाग में ये क्लिक होता है कि इसकी थोड़ी सी वैल्यू कम हो गई, क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने कहा सिर्फ इंग्लिश मॉर्गेज पे ही लागू हो रहा है, ठीक है जनाब, मान लिया, लेकिन साथ में इन्होंने कहा कि ये हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिज्म इन पे लागू हो ही नहीं रहा है। जब इन पे लागू नहीं हो रहा है तो मैक्सिमम मेजोरिटी किनकी है, इन्हीं लोगों की, इन पे लागू नहीं हो रहा, तो इसकी वैल्यू थोड़ी और घटी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा सबसेक्शन सी में इन्होंने कहा सिचुएटेड इन प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ आवर इंडिया, मीन्स कौन से टाउन पे लागू हो रहा है, जो प्रेसिडेंसी टाउन है, कौन से, कैलकाटा और ये जो हमारा मुंबई, मद्रास, ये जो है इन पे लागू होगा, अदरवाइज ये लागू नहीं होगा। तो बिल्कुल ही वैल्यूज की डाउन यहाँ पे हो जाती है। अब वो भी कब, और इनके अलावा किस पे लागू होगा, जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपने गजट में नोटिफाई कर दे। अगर गजट में नोटिफाई कर देगी तो होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो ये बात इन्होंने सबसेक्शन सी में बताई। तो इसकी थोड़ी सी मोरल वैल्यू, जो इसकी जो वैल्यू थी वो थोड़ी सी सेक्शन की कम हो जाती, जस्ट बिकॉज, क्योंकि जब इन्होंने इतनी सारी चीज, जो मेजोरिटी नंबर ऑफ जो है पीपल्स है उनको हटा दिया, इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंसी टाउन्स पे लागू होगा, तो ये 1882 का एक्ट है। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो मैंने इसका इंटरप्रिटेशन किया, जो मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़ के जो मेरा इंटरप्रिटेट निकल गया, वो यही है कि इस सेक्शन को हटाकर थोड़ा हटा दिया जाए, या नहीं हटा सकते तो इसका अमेंडमेंट तो कर देना ही चाहिए। अगर अमेंडमेंट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, बस बिकॉज कि जब ये सेक्शन अप्लाई नहीं हो पा रहा ना, अप्लाई नहीं हो पा रहा तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। चलिए आगे, ये तो अब कोर्ट का वो है, इशू है, करते हैं कि नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सबसेक्शन 2 कहता है नो सच पावर अनलेस द अनटिल। ये जो पावर, कौन सी पावर, सेल की पावर, सेल की पावर तब तक लागू नहीं होगी जब तक नंबर 1 नोटिस टू मॉर्गेजर फॉर 3 मंथ। क्या, नोटिस टू मॉर्गेजर फॉर 3 मंथ, यानी कि 3 महीने का जब टाइम दिया जाएगा, किसको, मॉर्गेजर को। एक नोटिस लिखा जाएगा और नोटिस में कहा जाएगा आपने मेरी ड्यू डेट, अब मैंने क्या कहा 15 तक तो इनकी डेट थी, लेकिन 3 महीने का नोटिस, यानी कि क्या, नवंबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक इनको टाइम दिया जाएगा कि आप जनाब अपने जो आपने मेरे पास प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा है उस प्रॉपर्टी को छुड़वा लीजिए, मेरा पैसा वापस करके, अदरवाइज मैं इस प्रॉपर्टी को सेल कर दूंगा। तो इस तरीके का एक नोटिस जाएगा, किसके पास जाएगा, मॉर्गेजर के पास जाएगा, ठीक है। 500 रुपये इंटर एरियर एंड अनपेड फॉर 3 मंथ। अगर 500 रुपये इनके ऊपर एरियर लग रहा है, कोई एरियर है, अगर उसको चुकता करने के बाद भी 3 मंथ तक पे नहीं करता है, 3 मंथ का टाइम दीजिएगा, 3 मंथ तक पे नहीं करता, देन उसके बाद, यानी कि देन क्या किया जा सकता है, इस प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है।
पॉइंट नंबर 3 कहता है परचेजर के राइट्स। देखिए अभी तक हम पढ़ रहे थे किनके राइट्स, यहाँ पे राइट्स पढ़ रहे थे हम मॉर्गेजी के, लेकिन यहाँ पे साथ ही हमने लायबिलिटीज भी देख ली। क्या कि आप चाहिए आप पहले जो बंदा है जिसकी प्रॉपर्टी उसको भी इन्फॉर्म कर दीजिए, 3 मंथ का टाइम उसको दे दीजिए, ठीक है। लेकिन अब बात आती है परचेजर के राइट। ये सारे राइट्स को फॉलो करते हुए जब वो आगे बढ़ता है, प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेल करता है। क्या करता है, प्रॉपर्टी को सेल करता है। जब वो प्रॉपर्टी को सेल करता है तो यहाँ पे जो परचेज कर रहा है मीन्स, अब मान लीजिए ये जो डीड हुई, ठीक है, इन्होंने क्या करा, 17 नवंबर को भी पे नहीं किया। इसने कहा कि मैं प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ, क्या विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट मैं इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी सेल करने के लिए रेडी हो जाता है। ये प्रॉपर्टी को अगर सेल करने के लिए रेडी हो जाता है तो अब यहाँ पे क्या बात आ रही है, अब ये बात आ रही है कि जो परचेजर होगा मीन्स, अब ये ए को उठा के हम यहाँ रख देंगे बी को, और ये हो गया सी कौन हो गया, ये कर रहे हैं प्रॉपर्टी को सेल, और ये कौन हो गया, परचेजर। ये कौन हो गया, परचेजर हो गया, ठीक है। ये सेलर हो गया, ये परचेजर हो गया। अब जो हमारा मॉर्गेजी था वो सेलर हो गया और ये परचेजर हो गया। तो अब परचेजर के राइट्स क्या होंगे, परचेजर के राइट्स ये होंगे कि जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी, और जो बी सेल कर रहा है सी को, कौन कर रहा है, बी सेल कर रहा है सी को। तो सबसेक्शन 4 कहता है, कनेक्ट करिएगा, सबसेक्शन 4 कहता है कि प्रायर इनकम्बेंसेस पेड, पहले जो इस प्रॉपर्टी के अंदर इनकम्बेंसेस जो भी हैं, जो भी बकाया है, उसको पहले आप पेड करिए, देन उसके बाद सेल करिए, तब मैं परचेज करूंगा। ये राइट्स है किसके, परचेजर के राइट्स है। अब कौन कौन से इनकम्बेंसेस हो सकते हैं, तो इन्होंने बताया 2 तरीके में इसको डिवाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बताया कि जो इसके ऊपर कॉस्ट है, चार्जेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो सब आप पहले इसको पे करिए, इस प्रॉपर्टी को पे करिए, ठीक है। पे कर दिया, प्रॉपर्टी सेल हो गई, प्रॉपर्टी सेल हो गई, ठीक है। मान लीजिए ये प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए थी, इसने 12 लाख में इसको सेल कर दिया, 12 लाख में इसने सेल कर दिया, और 12 लाख में सेल करने के बाद जो कॉस्ट थी, चार्ज थे, एक्सपेंसेस थे, वो 2 लाख रुपए के थे। 2 लाख रुपए उसने वो चुका दिए, परचेजर ने परचेज कर लिए, 2 लाख रुपए उसने चुका दिए। देन उसके बाद क्या हुआ, उसने जो भी डिस्चार्ज मॉर्गेज मनी है, जो भी मॉर्गेज मनी है उसको डिस्चार्ज करा लिया, यानी कि जो प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज रखी थी वो डिस्चार्ज करने के लिए मॉर्गेज का पैसा दे दिया, ठीक है, वो पैसा भी दे दिया। देन परचेजर कहेगा कि यस मैंने जो पैसा दिया था वो तो मेरा राइट्स क्लियर हो गए, लेकिन जो सब चुकता कर लिया उसने, उसके बाद क्या इसका एक लाइबिलिटीज क्या बन जाएगी यहाँ पे, किसकी, मॉर्गेजी की यहाँ लाइबिलिटीज बन जाएगी कि आप क्या करिएगा, आपने जो प्रॉपर्टी, मैंने जो प्रॉपर्टी जो सेल करी है, लाइबिलिटीज आपकी, आप उसकी रिसिप्ट, अगर आपने सब कुछ पे हो गया है उस पैसे से तो ठीक है, अगर सब कुछ पे हो गया है तो उस पैसे से तो ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, ये जो रिसीट बना के देगा, रिसीट किसको पकड़ा देगा, इन ए को, किसको पकड़ा देगा, ए को रिसीट पकड़ा देगा कि ये देखिए मैंने सब कुछ चुकता कर लिया है, जो बचा कुचा है वो और आप पे कर दीजिए, अगर नहीं बचा हुआ है तो मैंने ये रिसीट अपना पेमेंट जो था मैंने ले लिया है, और ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपकी जो क्या कर दी, सेल कर दी, आप रहिए फ्री, मैं भी हो गया फ्री, और जो थर्ड पर्सन है वो हो गया हैप्पी, ठीक है। उसके पास पहुंच गई प्रॉपर्टी। ये राइट बताया सबसेक्शन 4 में। सबसेक्शन 3 में परचेजर के राइट, इनकम्बेंसेस जो होंगे वो हटाए जाएंगे सबसेक्शन 4 में। और फिर बात करते हैं सबसेक्शन 5 की, वही बात, नो एप्लीकेबल बिफोर 1 जुलाई 1882। ऑब्वियस सी बात है, जब ये सेक्शन, जब ये एक्ट ही हमारा 1 जुलाई 1882 से क्या हुआ है, एग्जिस्टेंस में आया है, जब ये 1882 से इसका कमेंसमेंट हुआ है, तब तो ये कब से अप्लाई होगा, तभी से ये अप्लाई होगा, इससे पहले कभी अप्लाई नहीं होगा। ये बात कही सबसेक्शन 5 में। अब बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेक्शन 69 ए क्या कहता है, सेक्शन 69 ए कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। क्या कोई मुझे बताएगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर हम सिविल प्रोसीजर कोड CPC 1908 में हम कहाँ पढ़ते हैं, क्या बता पाएगा कोई, किस ऑर्डर के अंदर हम वो पढ़ते हैं? अगर बता सकते हो तो कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए सेक्शन 69A और सेक्शन वो मैं भी आपको नहीं बताऊंगी, CPC का जो हम रिसीवर वाला पार्ट पढ़ते हैं, रिसीवर वाला ऑर्डर पढ़ते हैं, वो दोनों सेम बात करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप लोगों को रिमाइंड हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो दोनों
सेम बात करते हैं क्या, अगर कोई प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पे हम एक रिसीवर अपॉइंट करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो प्रॉपर्टी इन्होंने क्या करा, इस प्रॉपर्टी को जब से मॉर्गेज रखा तो मॉर्गेज रखते समय इन्होंने कहा कि मेरी प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज रख लीजिए, मैं इसके लिए लेकिन आपसे पैसा तो ले रहा हूँ, लेकिन साथ में इस प्रॉपर्टी के रख रखाव के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए, उसको कहीं कोई भी मतलब क्या ह्रास ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो, उस प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए मैं एक रिसीवर अपॉइंट कर रहा हूँ, जो मैं बंदा भेज रहा हूँ वो इसको देखरेख करेगा। तो यहाँ पे वो उसको रिसीवर को अपॉइंट कर देता है। अगर यहाँ पे वो रिसीवर अपॉइंट कर देता है तो वो 3 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट विद द कंसेंट ऑफ द मॉर्गेजर, सेकंड विद द कंसेंट ऑफ द मॉर्गेजी, थर्ड विद द कंसेंट ऑफ द बोथ, मीन्स दोनों की कंसेंट से क्या होगा, वो रिसीवर अपॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि सेक्शन 69A कहता है कि रिसीवर अपॉइंट होगा तो रिसीवर का पे कैसे होगा। तो जो भी उस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही होगी, जो भी उस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही होगी तो उसका 20% क्या आ जाएगा, उस रिसीवर के पास जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, अब अगर उस प्रॉपर्टी से कुछ आ नहीं रहा, वो प्रॉपर्टी से वैसी रखी हुई है तो उसको कौन पे करेगा, तो उसको पे करेगा मॉर्गेजर। अगर इन लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो मॉर्गेज ही करेगा, मॉर्गेज ही करेगा तो उसका पेमेंट कौन करेगा, मॉर्गेजर करेगा। कब करेगा, जब वो उसका मॉर्गेज मनी को वापस करेगा तब वो उसका पेमेंट कर देगा। इतनी बात की गई है सेक्शन 69A में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं भी आया होगा तो लाइक करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, पावर ऑफ सेल व्हेन वैलिड एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर। होपफुली आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कर रहे होंगे। जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है वो लोग आप लोग मेरे से डिस्कस कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं वेल एंड गुड, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग कर सकते हैं। कोई इसमें चार्जेस नहीं है, यहाँ पे आपको कोई फी पे नहीं करनी है, सिर्फ आपको ज्ञान को लेना है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि मेरे समझाने का मैटर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तरीका समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ और प्रॉब्लम होती है तो वो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ कमी हो, मैं उसको चेंज कर लूँ। अगर नहीं लगता है ऐसा तो कोई बात नहीं, ऐसे देखते हो तो वो देखते रहिए, लेकिन देखिए जरूर, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कोई पॉइंट आपके माइंड में इस तरीके से क्लिक हो कि हो सकता है आने वाले एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो वहाँ पे वो पॉइंट भी क्लिक होके आपका कोई ना कोई आंसर ठीक करवा दे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए और हाँ, सम्मान कीजिए, सम्मान लीजिए। थैंक यू सो मच।